5 ग्रह ये जो बच गए अब, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बच गए। ये जब भी लगन से केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हों, तब पंच महापुरुष योग का जन्म होता है। गजकेसरी योग कैसे बना? चंद्रमा से जब बृहस्पति संबंध केंद्र में हो तो उसके साथ कंजंक्शन में भी हो सकता है, युति में, या 3 केंद्र में हो सकता है। तो 12 में से 4 भाव में हो सकता है ये। बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा महीने में पूरा राउंड मार जाता है 12 राशियों का, कभी ना कभी तो आएगा ये, है ना। तो हर 33 में 1/3 हर तीसरे आदमी की कुंडली में मिलेगा। गज केसरी योग। मालव योग यदि शुक्र के उच्च राशि में होने से बना हो और शनि बृहस्पति को दृष्ट कर रहा हो तो मालव योग इफेक्टिव नहीं होता। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एस्ट्रोलॉजी के एक खास विषय के ऊपर आज ये पॉडकास्ट लेकर आई हूं मैं, जिसका नाम है पंच महापुरुष योग। ये कैसे बनता है? आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से सुना होगा कि अरे आपका बृहस्पति इसके साथ आ गया है तो ये योग बन गया है। ये 5 योग होते हैं जो पर्टिकुलर सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु को छोड़ के बाकी जो बचे 5 प्लैनेट्स होते हैं उनके जरिए बनते हैं। इनकी स्थिति क्या होती है, कुंडली में कब ये योग एक्टिवेट होते हैं और कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको पता करने के बाद, कुंडली में अप्लाई करने के बाद पता चलता है कि योग तो है जी आपकी कुंडली में लेकिन असर नहीं कर रहा है, या फिर अगर असर करेगा भी तो कब करेगा, दशा इसमें कितना मैटर करती है। देखिए थोड़ा सा ना गंभीर विषय है ये, और जो मेरे आज के मेहमान हैं वो ऐसे ही गंभीर विषयों को बहुत सरलता से समझाते हैं। एक तरीके से आप मास्टर क्लास समझ लीजिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली में वो योगों को डिकोड करें और साथ ही ये भी पता करें कि वाकई ये योग मुझे कुछ फ़ायदा देगा या नहीं, तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी वेटरन एस्ट्रोलॉजर, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर वीपी गोयल सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग। नमस्कार सर। आप जब भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक मास्टर क्लास आज मैं लेने वाली हूँ। मास्टर जी मत बनाओ मेरे को। चलो सर, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें कमेंट्स ऐसे मिलते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से ज्योतिष के बारे में सुनना। हाँ, सरल ज्योतिष है भाई अपना। बिल्कुल। सर आज हम पंच महापुरुष योग को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये पंच महापुरुष योग क्या है, कुंडली में कब बनता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर, ये है क्या? पंच महापुरुष, अब देखिए 5 महापुरुष, महापुरुष का पहले मतलब समझो, ग्रेट आदमी, ग्रेटनेस जिसमें हो जी, है ना, महापुरुष। और वो बनते हैं 5 ग्रह लिए हैं इसमें। राहु केतु को तो छोड़ देते हैं क्योंकि उनका कोई भाव नहीं हो, वो राशि के स्वामी नहीं होते। और सूर्य और चंद्रमा वो राजा और रानी है, वो तो महापुरुष से भी ऊंचे ओहदे पर है। ठीक है ना। तो बच गए 5 ग्रह। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो कई तरह से है। सबसे बेसिक डेफिनेशन जो पराशर जी ने दी है वो उन्होंने कहा है कि यदि 5 ग्रह ये जो बच गए अब, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह बच गए। ये जब भी लगन से केंद्र में अपनी स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हों, तब पंच महापुरुष योग का जन्म होता है। वो उस व्यक्ति को का जन्म पंच महापुरुष योग में कहा जाता है। ठीक है।
अब मैं इसकी डेफिनेशंस पे ही पहले आ रहा हूं। कुछ लोग लिखते हैं कि भाई केंद्र में होता है तो त्रिकोण में क्यों नहीं हो? बिल्कुल। कारण इसका हो सकता है कि पराशर जी ने जो नहीं दिया कि केंद्र सुख स्थान है, विष्णु जी के स्थान है, और जो त्रिकोण है वो लक्ष्मी स्थान है। अब ये योग की परिभाषा यहीं से आ जाती है कि लक्ष्मी और विष्णु का, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का जब संबंध होता है योग बनता है। ये सब परिचित है इससे जी। खैर, हम पंच महापुरुष पे आ रहे। तो त्रिकोण में बहुतों ने कह दिया। फल दीपिका ने कहा कि ये यदि चंद्रमा से केंद्र में हो, चंद्रमा या लगन से केंद्र में हो, तो भी पंच महापुरुष योग बनता है। ठीक है। अब पंच महापुरुष योग बनने के लिए इन पांचों किसी एक ग्रह को इनमें से अपनी उच्च राशि में होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये जो पांचों ग्रह हैं इनकी दो दो राशियां हैं। वो अगर केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में या त्रिकोण में, तो हो ही जाएंगे। वो हो गई। तो मतलब 12 राशियों में से कोई भी एक ग्रह 3 राशि मतलब 25% राशियों में जब होता है तो पंच महापुरुष योग हो जाता है। किसी किसी के 2-2 हो जाएंगे, किसी के 3 हो जाएंगे। ठीक है। पर इस दुनिया में अगर 25% महापुरुष हैं और हम नहीं मानते उन्हें, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनकी लाइफ में ज्योतिष के हिसाब से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर हमें दिखते नहीं इतने। क्या कारण है? क्या कारण है? ठीक है ना। तो ज्योतिष तो कहता है हर कोई महान है। ठीक। तो अब इसको देखने के लिए असली वो चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है। पैनी नजर चाहिए। हाँ। और तो इसका मतलब हुआ कि ये पंच महापुरुष योग है, कुछ तो खास देता है, तभी इसको आगे लिया गया है। अब मैं ऐसी कुंडलियां दिखा दूं आपको कि 4-4 ग्रह उच्च राशि में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, मतलब एग्जॉल्टेड हैं। 4 एग्जॉल्टेड हैं 4। मेरे एक जानने वाले की ही कुंडली है, मैं उसे बहुत बोलता हूं और बहुत पुराने उनको मैं जानता हूं। उनका ट्रक का बिजनेस था, ट्रांसपोर्ट का, पार्टनरशिप में। घर में हालत इतनी खराब थी कि जो मैच मेकिंग वाला बताया ना, सड़क पे फ्री शो होता था, इतनी लड़ाई झगड़ा घर पे। उस बंदे को बिजनेस हड़प लिया पार्टनर्स ने, सड़क पे आ गया, 25 बीमारियां उसे। उसकी डेथ हुई बड़े दुखी सरकमस्टांसिस में। एक ही लड़की थी उसकी। उस लड़की का मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा करेगी लाइफ में। उसकी डेथ होते ही उसकी वाइफ ने मकान पे कब्जा कर लिया, जो एक छोटा सा मकान था उसके पास। उसकी मां को बाहर कर दिया, सड़क पे फेंक दिया। और लड़की थोड़ी दबंग थी, तो उसने अपनी मां की नहीं सुनी, उसको ठोकती थी वो, मतलब चुप करा देती थी। और पढ़ाई करी, अच्छी पोजीशन पे गई। तो ये तो उच्च ग्रहों की है स्थिति। और हम फूले समा रहे हैं, उसके भी तो बन रहे पंच महापुरुष योग।
तो सर क्या रहा होगा गड़बड़, क्योंकि 4 उच्च के ग्रह मिले हैं, ज्योतिषी तो पहली दफा इसमें- कुंडली देख के कह देगा वाह वाह, अरे वो तो कहेंगे ना, ये तो राजा पैदा हो गया, राजा पैदा हो गया है। यही है। अब इसकी डेप्थ में जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, इसकी डेप्थ के लिए अब मैं इसको ऐसे करूंगा कि भाई पंच महापुरुष नहीं हम ले रहे। ठीक है, अलग पहला स्टेप हम ये करेंगे कि भाई उच्च का ग्रह, इन 5 में से कोई भी एक, कोई भी उच्च का ग्रह, कोई भी, सूर्य चंद्रमा को भी हम सब ले लो। ठीक है। क्या हर कोई फल देता है अपना? तो वहीं से आएगी ना इसकी भी, पंच महापुरुष की भी। ये कोई अलग स्पेशल नहीं है, स्वराशि में है या उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। तो इसमें एक तो प्रिंसिपल आता है सत्याचार्य का, सत्याचारिणी, गर्ग, गर्ग का प्रिंसिपल है कि यदि आपके 3 ग्रह 4 ग्रह उच्च के हैं, उच्च राशि के हैं, परंतु कलयुग में यदि उसमें एक ग्रह नीच का नहीं है, तो ये 3-4 ग्रह भी उच्च का फल नहीं देंगे। ठीक है, यहां ही खत्म नहीं है ये, ऐसा देखा है। जिसकी मैं कहानी अभी सुना रहा था, उसके एक भी ग्रह नीच का नहीं है, नीच राशि में नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है वो गर्ग ऋषि का प्रिंसिपल बिल्कुल अप्लाई हो रहा हो, पर उसमें और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ कंडीशंस हम बात कर लेंगे, पूरा तो पोथा नहीं खोल सकता मैं, याद भी नहीं आते हैं, जो जो याद आएंगे हम बता देंगे। देखिए, हमने मैरिज मैच मेकिंग के एक जो वीडियो किया था, उसमें हमने जन्म की दशा की बात की थी, और ऋणानुबंधन के में भी हमने जो किया था कि जो पूरी कुंडली है ये भानुमति का पिटारा है, और दशा उसमें से क्या निकलने वाला है वो बताएगी, वो बताती है। तो दशा के पहला आप देखो, जो फर्स्ट जजमेंट है, फर्स्ट जजमेंट होता है कि दशा कौन सी मिली जन्म से, जन्म की। इसीलिए फलदीपिका चंद्रमा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। दशा वहां से देखते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं हम, लगन की डिग्री से देख सकते हैं, किसी भी ग्रह की डिग्री से देखते हैं, बहुत जनरली जो चंद्रमा किस नक्षत्र में उसी से देखते हैं, क्योंकि ज्योतिष तो महासागर है, कहीं से भी आप पता लगा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इतना बड़ा रिसर्च हो सकता है जी। तो उसमें वो कहता है कि अगर दशा आपको 6, 8, 12 के स्वामी की मिले, जो दशा मिली वो 6, 8, 12 के स्वामी हों, मैं इसमें तीसरा भाव भी जोड़ देता हूं। क्यों जोड़ता हूं? ये प्रश्न मार्ग ने बोला है। अच्छा, प्रश्न मार्ग में वो विपरीत भाव बोलता है इसको, उसको त्रिक नहीं बोल, त्रिक के अलावा उसने शब्द यूज किया है विपरीत, उल्टा। और जितने भी कनिंग आदमी देखेंगे, तीसरा भाव एग्जामिन करना होता है, विपरीत भाव है। सर, यहाँ मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि 3, 6, 8, 12 के स्वामी की दशा अगर जन्म से मिली हो, राहु और केतु की दशा में भी तो जन्म होता है, उनके पास तो कोई स्वामी होता है, नहीं है। मैं तो अभी इन्हीं की कह रहा हूँ ना, पंच महापुरुष की बात कर रहे हैं ना, यही तो 7 ग्रह उच्च के नीच के होंगे। ठीक है,
राहु की दशा का अलग हम सिस्टम बताएंगे। ठीक, तो 6 8 12 3 6 8 12 में अगर जन्म हो, मान लीजिए छठे भाव की के स्वामी की दशा में जन्म हुआ और वो छठे भाव का स्वामी वो भी पीड़ित हो, तो जो पिटारे में से निकलने वाला है वो लाइफ बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी बहुत कष्ट भरी का जीवन रहेगा। अब यहां पर बहुत से विद्वान मेरे को रगड़ देंगे, पकड़ेंगे कि जी छठे का जो स्वामी है, इन 5 ग्रह की हम बात कर रहे हैं अगर सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके, तो वो किसी एक और भाव का भी तो स्वामी है। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या वो सुधार देगा? बिल्कुल सुधार देगा। उसमें एक कंडीशन है कि 6 8 12 3 6 8 12 में जो साइन है, अगर वो उस ग्रह का मूल त्रिकोण साइन है, तब वो दूसरा नहीं सुधार पाएगा। मान लीजिए शनि की दशा में हुआ और छठे भाव में 11 नंबर है, हाँ एक्वेरियस है, कुंभ की राशि है, तब वो बहुत बेकार हो गया, क्योंकि मूल त्रिकोण में ही। कब खराब होगा ज्यादा? जब शनि भी पाप संबंध में होगा, फिर त्रिषडाय का फिर संबंध आ गया। अब यहां देखिए फिर बारीकी आ जाएगी। अब छठा भाव जो है वो त्रिक भी है, त्रिषडाय भी है। अगर वहां का वो किसी दूसरे त्रिक से संबंध बनाता है तो वो उसको बोल देंगे विपरीत राजयोग हो गया। बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसमें अब बचे उसको खराब करने के लिए त्रिषडाय के स्वामी, छठा तो वो खुद ही बैठा हुआ है, तो जो 3 और 11 बच गए वो ड्रामा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट दशा का। दूसरा पॉइंट होता है जो मैं याद कर पा रहा हूं, वो है छिद्र ग्रह। ठीक है, छिद्र ग्रह में जो सबसे पोटेंट छिद्र ग्रह माने गए हैं, सबसे बली छिद्र ग्रह, वो 22वां रेशकांड और 64वां नवांश। अब इसकी एप्लीकेशन जो पराशर जी ने स्टैंडर्ड दिया हुआ है खर प्लैनेट का, इनको खर कहते हैं, खर प्लैनेट का जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि भाई 64वां नवांश, नवांश में चंद्रमा से देखते हैं और 22वां रेशकांड वो D3 में रेशकांड में लगन से देखते हैं। बहुत बढ़िया, पराशर साहब ने बड़ा अच्छा क्लू दे दिया। मैं किसी भी ग्रह से क्यों नहीं देख सकता? क्लू कहां से आता है? पराशर जी ने कहा 64वां नवांश चंद्रमा से देखते हैं और वो ग्रह आपको मानसिक तकलीफ देता है, चंद्रमा से देख रहे हैं इसलिए, और D3 में वो लगन से देखते हैं तो वो शारीरिक कष्ट देता है, क्योंकि लग्न से देख रहे हैं, रेशकांड की लगन से देख रहे हैं। अब मैं इसमें एक और जोड़ देता हूं। अब यही तो ना दिमाग मेरा चलता रहता है, इंजीनियरिंग रिसर्च चलती रहती है और DRDO में काम किया है तो रिसर्च तो वैसे ही चलती है थोड़ी सी। तो मैं D12 में क्यों नहीं देखता? D12 में
मैं 85वां द्वादश क्यों नहीं देखता? वो भी तो आपके पूर्वजों का, पुरखों का, पूर्वजों का आशीर्वाद का है। और मैं तो ये कहता हूं भाई, सबसे बड़े पूर्वज कौन थे हमारे? भगवान। वहीं से तो शुरू हुए। कितने पूर्वज देखोगे? आपको पैदा करने के लिए 500 जोड़े कितने सालों से आप ट्री बनाओ, तब जाके आपका जन्म होता है। तो पूर्वज तो वहां तक फैले हुए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं 85वां द्वादश क्यों नहीं जोड़ता? तो ये 3 फैक्टर हो गए भाई साहब मेरे पास। ठीक है। और इन 3 फैक्टर में 2 ही ले लो, वो भी बहुत है। 64वां नवांश और 22वां दृष्कांड। तो मैं उस ग्रह से क्यों नहीं देखता? अगर उस ग्रह से ये दोनों खर ग्रह संबंध बना रहे हों तो उसका उच्च हो खत्म। एक्सॉल्टेड होने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे वो कट रहा है, रादर वो कष्ट देगा। संबंध बना गए तो ठीक है। फलित कब होगा सर? उनकी दशाओं में। उनकी दशाओं में फलित होगा। दशा हमारी शुरू हो चुकी है भानुमति के पिटारे से, तो पहला तो वो हमने चेक कर लिया। फिर बीच बीच में जब भी आती रहेंगी, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, मेरी कुंडली बहुत लोगों को पता होगी। ठीक है, मेरी कुंडली में शनि 13 डिग्री कुछ मिनट पे है मिथुन में। अच्छा। नवांश में उसवे राशि में है, एक्वेरियस में। ठीक है, मूल त्रिकोण भी है। मूल त्रिकोण है। और मेरे नवांश में तीनों त्रिकोण के स्वामी इकट्ठे लगन में बैठे हुए। हैं? धर्म का जो त्रिकोण है उसके तीनों तो तीनों त्रिकोण के स्वामी लगन में बैठ गए। और मेरे जैसा अधर्मी आदमी के कुंडली में ऐसा योग मिल जाए, नहीं सच बता रहा हूँ, बहुत अधर्मी हूं मैं सर। वो मुझे लगता है वो डेफिनेशन हमारे धर्म और अधर्म की अलग भी होती है। अलग है। आप ज्योतिष, आप 64 बुक्स लिख चुके हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 25 सॉरी, आप 25 बुक्स लिख चुके हैं। आप बहुत ऑथेंटिक ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। ज्योतिष वेदों का अंग है, ये ज्ञान देना अपने आप में एक धर्म है। ये सर देखिए मेरे मतलब मैं बहुत छोटी हूँ नहीं देखो ऐसा है, ये मेरी परिभाषा है धर्म की। बहुत से तो वो तिलक लगा के, माला लंबी लंबी 2-4 पहन के, और वो कहते हैं मैं धार्मिक हूँ। सिर्फ धर्म का क्या है भाई, किसी का बुरा नहीं चाहना है, यही धर्म है। करना ही नहीं है, और मतलब इच्छा भी नहीं करनी है किसी को कष्ट पहुंचाने की। बस मेरा तो वो प्रिंसिपल है। खैर, अब ये टॉपिक, आपके लग्न में D9 में त्रिकोण के स्वामी बैठे हुए हैं। सिर्फ वही नहीं, और भी चीजें हैं। हम वहां थे। हाँ, तो वहीं था मैं। तो शनि मेरा नवांश में अपने साइन में है, तो उसका 64वां नवांश हो गया शुक्र। अच्छा, ठीक है। अब वो 13 डिग्री लगन में है, तो दृष्कांड में वो तुला में चले गए, उच्च के हो गए। दृष्कांड में बहुत भाई बहन है मेरे, उच्च के हो गए और लगन में बैठ गए वहां भी जाके। अब वहां से जो 8वां भाव का स्वामी है वो फिर शुक्र है। ठीक है। शनि के जो हैं वो मेरे 8वें भाव के स्वामी हैं जन्म में। जन्म की दशा मुझे शनि की मिली,
8वें के स्वामी की मिली। 8वें के 6 8 12, परंतु मूल त्रिकोण नहीं है। तो बचा लिया उधर से, थोड़ी सी सेफ्टी हो गई, सेफ्टी हो गई। परंतु कष्ट बहुत दिए उसने। अब जब शनि में शुक्र की दशा आई, मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं उधर। असली पॉइंट नहीं पकड़े। 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकांड शुक्र है। म्यूचुअल, आप कह रहे हो ना, कम फल मिलता है। शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा, तभी स्ट्रगल कराया। कितना डीप है सर ये, हम इतने डीप तो जाते ही नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम तो पंच महापुरुष योगों पे बात कर रहे हैं ना, और योगों पे आ जाओ। अब जब दायरा ये हो गया शुरू, तो जितने जितने पॉपुलर योग हैं, हंस योग सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, हंस योग भी, बृहस्पति का सारे नहीं। देखिए, हंस योग में तो 100 साल तक जिंदा रहेगा, बिल्कुल। हाथी की तरह चाल होगी, बुध में हाथी की तरह चाल होगी, हाथ पांव में ये निशान होंगे, ये सब बातें करते हैं, सब बातें होती है। मैं किताब लाया हूँ, पढ़ के सुना सकता हूँ। तो उससे नहीं, मैं तो एक ब्रॉड योग पे जाना चाह रहा था जी। पंच महापुरुष तो हमने स्टार्ट किया क्योंकि ये बहुत पॉपुलर योग है, बहुत देखते हैं। ऐसे और हैं, गज केसरी योग। गज केसरी योग, ये भी हर किसी की कुंडली में आजकल दिख जाता है। 33%। भाई आप सीधा सीधा सोचो, गज केसरी योग कैसे बना? चंद्रमा से जब बृहस्पति संबंध बना केंद्र में हो, तो उसके साथ कंजंक्शन में भी हो सकता है, युति में, या 3 केंद्र में हो सकता है। तो 12 में से 4 भाव में हो सकता है ये। बिल्कुल ठीक है। चंद्रमा महीने में पूरा राउंड मार जाता है 12 राशियों का, कभी ना कभी तो आएगा ये, है ना। तो हर 33 में 1/3 हर तीसरे आदमी की कुंडली में मिलेगा गज केसरी योग। और गज केसरी योग जो होता है वो इतना, गज केसरी, गज मतलब हाथी और केसरी मीन्स लायन, सिंह। तो वो गज और केसरी जैसा व्यक्तित्व वाला आदमी होता है, फियरलेस, लायन की तरह से, और हिष्ट पुष्ट सब गज की तरह से, बुद्धिमान, हाथी से बड़ा बुद्धिमान मेमोरी वाला कोई प्राणी नहीं है जानवरों में। ठीक है। अब 33% आदमी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में भगवान ने इतने इतने अच्छे पैदा किए। हम तो भगवान को सलाम करते, इसीलिए प्रणाम करते हैं। तो फिर सर ऐसा क्या कारण है कि वो गज केसरी योग वो दिखता नहीं, व्यक्तित्व दिखता नहीं है, लाइफ नहीं दिखती, ये कट जाता है क्या? कटता नहीं है, इसका सिर्फ गज केसरी होना कुंडली में सफिशिएंट नहीं है। ओके ठीक है। पराशर जी ने बहुत जगह इसके हिंट दिए हैं, कैंसिलेशन के भी दिए हैं और अर्गला भी दी है। अच्छा, खैर मैं अर्गला का तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर, कैंसिलेशन का हम कर लेते हैं। कैंसिलेशन मतलब कब इफेक्टिव नहीं होता, वो आता है वर्गों से। अब ये जितने भी वर्ग हैं, ये जन्म कुंडली तो एक पूरा जनरल बताती है। अब कहां पर ये इफेक्टिव होगा, ये नहीं कि टोटली डिफेक्टिव है, ये होता ही नहीं। कहां पर इफेक्टिव होगा? जिस वर्ग में बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ आ जाए,
दशा साइन परिवर्तन कर ले, साइन एक्सचेंज कर लें, हाँ। साइन एक्सचेंज कर लें, हम्म, वहां पर गज केसरी योग का फल मिलता है सिर्फ। ओ, तो अब ये 33% से कुछ परसेंट कम हुआ, बहुत कम हो गया, एक नैरो फील्ड हो गया। बिल्कुल। अब मान लीजिए गज केसरी योग D4 में, अर्गला भी D4 से कनेक्टेड है, D4 में 7.5 डिग्री के जी, वही अर्गला का है, कैंसिलेशन का। तो D4 में अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो उस पे D4 के फल मिल जाएंगे आपको। ओके, D4 है आपके मकान, जायदाद वगैरह, वाहन, हैप्पीनेस, वाहन, सब मिल जाएगा। तो ऐसे फलित होता है, ऐसे फलित होता है। ये तो सर काफी अच्छी बात बताई है आपने। लोगों को जनरली ये हताशा रहती है कि किसी ने तो मुझे बोला रोते रहे यार, ज्योतिषी कहेगा भैया दो पैसे दे दो, 101 रुपये दो। 101 तो खैर बहुत कम हो गया आजकल। आजकल तो कंसल्टेशन के लोग 5,000 रुपये और ऐसे वैसे लेते हैं। मेरे से कंसल्टेशन के लिए कईयों ने कहा जितने पैसे चाहिए आप दे दो, ले लो, कंसल्टेशन कर दो। मैंने कहा यार तू कंगाल हो जाए, क्या फ़ायदा उससे। एक आधा उदाहरण और दे देता हूँ। गज केसरी में आपके D10 में मिल गया, दशमांश में गज केसरी योग, तो कार्य क्षेत्र में उठ जाओगे, तो वो आप व्यवसाय में चमक जाओगे, अपने कार्य क्षेत्र में आप बहुत वो हो जाएंगे। ठीक है, एक मालव्य योग को भी लें सर। मालव पांचों है ना, बारी बारी से ले लेते हैं सब। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो रोचक योग है, रोचक योग है, यस, मंगल के साथ 5 है ना, मंगल के साथ रोचक योग बनता है। अब मंगल ऐसा कहते हैं कि भाई ये सेनापति है, तो व्यक्ति साहसी होगा। पर शास्त्रों ने इसके बारे में ये लिखा है वो चोरों के गैंग का भी सेनापति हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आ गया, मतलब ब्रेव होगा। अब अगर उस भाई का तीसरा भाव खराब है, कायरता भरी हुई है उसमें, तो वो दिखावा होगा ब्रेवरी का, तब ये योग फलित नहीं होगा सर। नहीं, रोचक योग है। पूरा फल क्यों नहीं मिल रहा वो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। 24वें दृष्टान और वो 22वां दृष्टान और 64वां नवांश, उसमें डिस्कस कर चुका हूं, दशा पे डिस्कस कर चुका हूं। मान लीजिए मंगल की ही दशा शुरू हुई है और मेष बैठा हुआ है 8वें भाव में, तो फिर कैसे देगा। ठीक है, वो फलित। इसमें एक और, पहले मैं एक एक योग पे जाऊं उससे पहले एक देव केरलम का सूत्र याद आ गया मेरे को। देव केरलम, देव केरलम में एक सूत्र दिया है। देव केरलम में वो कहता है कि मालव योग, अभी आप मालव की बात कर रहे थे, मालव योग यदि शुक्र के उच्च राशि में होने से बना हो और शनि बृहस्पति को दृष्ट कर रहा हो तो मालव योग इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये मैंने अपनी बुक्स में भी कवर किया है। नाम ले सकता हूँ क्या किताब का? जी जी सर। हाँ, सरल ज्योतिष 4, ओके, पार्ट 4 में, वही पार्ट 4 में मैंने ये कवर किया है। अब इसमें के साथ साथ क्या होता है, अब ये तो एक सूत्र दे दिया, अब भाई ये सूत्र बना कैसे, आया कैसे, तो हमने उस पर रिसर्च की। ठीक है, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसको हम बाकी जो एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, उच्च के हैं, उन पे हम देख सकते हैं, क्या लगा सकते हैं। तो अब देखो कहां से लिया है सूत्र, अब इसको रिसर्च बोलते हैं।
उन्होंने कहा है मालव योग। मालव योग कब बनता है? जब वीनस एग्जॉल्टेड होता है। वीनस एग्जॉल्ट कहाँ होता है? मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और मीन राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति नीच राशि में कहाँ होते हैं? शनि की राशि में, मकर में। तो सूत्र आ गया, शनि यदि मकर को बृहस्पति को देखे दृष्ट कर रहा है। ये कहाँ से है, कैसे लगा ये सूत्र? दोनों के एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेशन पे। वो नहीं, बृहस्पति के। शुक्र का एग्जॉल्टेड वो डिस्पोजिटर हो गया। ओके, उसका डिस्पोजिटर हो गया। शुक्र का जब उच्च होता है तब उसका डिस्पोजिटर, मकान मालिक, जहां पे नीच का होता है उसका मकान मालिक जहां नीच का होता है। हाँ। तो अगर वो ग्रह, नीच का जो ग्रह है मकान मालिक का, वो मकान मालिक को तंग करे तो जो उसमें रह रहा है वो दुखी हो जाएगा। वाओ, इसे रिसर्च कहते हैं। तो यहां से हमने ये क्लू पकड़ा। तो यहाँ मालव्य योग कैंसिल हो जाता है। कैंसिल नहीं, प्रभाव कम हो जाता है। उसमें प्रभावी नहीं रहता है। इज नॉट इफेक्टिव। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा था। देन मालव योग इज नॉट इफेक्टिव। तो कह भी सकते हो असर खत्म हो गया, नॉट इफेक्टिव। या प्रभाव कम कर लो या खत्म कर दो, एक ही चीज है। अब यही क्लू लेकर के आप बाकी पे लगाओ, बाकी योगों पे भी। बाकी योगों भी तो कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इससे इसी फिलॉसफी से लॉ बन गया ना अब ये। यस। तो अब मैं रुचक योग देखता हूं। हाँ, रुचक पे लगाते हैं। ठीक है, रुचक योग कहां पर उच्च का होकर के, कहां उच्च का राशि में होता है? मकर में। अच्छा, मकर राशि में। हाँ, कर्क के ऑपोजिट मंगल उच्च का होता है। शनि की राशि हो गई। शनि कहाँ नीच का होता है? वही फिलॉसफी लगा रहा हूं। शनि नीच का होता है मेष में, मंगल की राशि में। तो मंगल अगर शनि को देख रहा हो तो रुचक योग खत्म हो जाएगा। ये होता है सर, इसके साथ भी होता है, मंगल रुचक योग के साथ भी होता है। बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, परंतु जो ज्यादा कैंसिलेशन का, मेरा 64वें दृष्कांड और 22वें नवांश का है, वो फिलॉसफी मिलती है। ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। अब मैं सबके ही बता दूं ना। इसके बाद आप बुध का देख लो भाई। भद्र योग। भद्र योग, बुध कहाँ पर उच्च का होता है? अपनी ही राशि में, कन्या में। ठीक है, और वो अब कन्या ही उसी की राशि है। तो अब उसको वही तो डिस्पोजिटर हो गया ना उसका खुद का। तो वो अब वो कहाँ नीच का होता है? वो बृहस्पति की राशि में, मीन में नीच का होता है। तो यदि बृहस्पति बुध को देख रहा हो तो नहीं मिलेगा रिजल्ट, तब वो इफेक्टिव भद्र योग का फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे योग कट गए सर इससे तो। नहीं, वो भाई अब लिखा है उन्होंने, है। अब ये क्लासिक्स हैं ये तो। क्योंकि मैं तो जोड़ नहीं सर सकता ही है, मतलब नहीं, देव केरलम। हाँ, तो क्लासिक है कि बहुत मशहूर है और बहुत मोटा पोथा है, उसमें से ये निकालना, ये बहुत अपने आप में रिसर्च है सर। अरे पढ़ना पड़ता है भाई। बिल्कुल सर। और जब दिखे ऐसा कोई सेंटेंस तो स्ट्राइक होता है, तब उसको याद करना पड़ता है, फिर अप्लाई करना पड़ता है जी। इसके बाद आप बृहस्पति का देख लो, हंस योग। हंस योग, हंस योग कहाँ उच्च के होते हैं? कर्क में। कर्क में, चंद्रमा की राशि में। तो उनके मकान मालिक चंद्रमा हो गए।
चंद्रमा को कौन पीटता है, कहाँ नीच के होते हैं? मंगल की राशि में। तो मंगल यदि चंद्रमा को देख रहा हो, हंस योग का बैंड बज गया। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल कुंडलियां तो नहीं ले रहा हूं, लोग देख सकते हैं। इसके बाद शुक्र हम बात कर चुके थे। इसके बाद शनि योग, शशि योग आ गया। शनि उच्च के होते हैं शुक्र की राशि में, तुला में। और शुक्र कहाँ नीच के होते हैं? बुध की राशि में, कन्या में। तो शनि महाराज को यदि बुध देख रहे हो तो फिर कट गया, या ये दोनों एक साथ हो तो भी हाँ युति हो गई। भाई बुध तो शनि को एस्पेक्ट जब ही कर सकता है जब वो उससे 7वें भाव में हो। बुध की तो दृष्टि 7वीं है सिर्फ जी। बाकी और कहीं है तो वह तो दृष्टि कर ही नहीं सकता, या फिर बैठ जाए साथ, या साथ में बैठ जाए। ठीक है सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है बहुत देर से कि क्या किसी की कुंडली में 5 योग बन सकते हैं? नहीं। भगवान राम की कुंडली में उनका कर्क राशि में जन्म है। मेरे को अब मैं ऑफ हैंड याद नहीं आ रही। कर्क राशि का जन्म है उनका। मंगल दशम भाव में उच्च का है, और बृहस्पति लग्न में है। बृहस्पति लग्न में उच्च का है, शनि उच्च का है और सूर्य उच्च का है। तो 4 प्लैनेट ही है, 5वां नहीं है ना? शुक्र उच्च का नहीं है शायद, या शुक्र भी। अब भगवान की कुंडली तो आप एनालाइज नहीं कर सकते, बट किसी आम व्यक्ति की कुंडली में 5 योग नहीं लगते, नहीं मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर वो सर, है। इनमें से अगर हम मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें, भौतिकता के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो इन 5 पंच महापुरुष योग में से कौन सा सबसे अच्छा योग है? अगर वो आपके जो इतने रूल्स बनाए हैं उनके हिसाब से कट भी नहीं रहा है, तो सबसे अच्छा योग कौन सा है? देखिए, आजकल के कलयुग की बात करें तो एक तो मालव युग, सुख सुविधा, लग्जरी, ऐश आराम, शुक्र आ गए। ठीक है। दूसरा क्या है? पोजीशन जो देता है एम्परर की, सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो दे सकता है वो शशि योग है। शनि का? शनि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट वो शनि दे सकता है। तो मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, परंतु अच्छा पोजीशन में होना चाहिए। मतलब शास्त्र में लिखा है शनि के लिए तो एम्परर, बाकी का किंग, किसी के चंद्रमा के लिए शायद ना, बुध के या चंद्रमा, इसके लिए बुध के लिए किंग लिखा है शायद, और एम्परर लिखा है शनि के लिए। शनि के लिए तो शनि से तो आपको बना सकते हैं बहुत। अरे कुछ भी शनि के बगैर तो होता ही नहीं है। शनि महाराज हमेशा जब भी बात करो, खास तौर से ज्योतिषी, जी शनि नहीं बोलना है ना? शनि के साथ आदर जरूर लगाना है। शनिदेव, शनि महाराज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज फिर से अपने इतने सारे रिसर्च वाले जो राज हैं वो खोले हमारे दर्शकों के साथ। एंड आई होप कि आपको हमारी ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अब आप भी देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक पॉडकास्ट से आप ज्योतिषी बन जाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी के पास जाना भी है और अपनी लाइफ के पैटर्न को समझना भी है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कैंसिल हो रहा है। मेरा जो एम होता है इन चीज़ों को बात करने का, कि भ्रांति मिटानी है। बिल्कुल। लोग जो ठगे जाते हैं ना, जो एक किताब पढ़ ली ज्योतिष की और उसको लाल कपड़े में लपेट करके और वो उठा के घर में आ जाते हैं और उसके पन्ने पलट के आपको बता दिया, तो उसकी गहराई देखने के लिए समझने की जरूरत है। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि
आपका यही एक पर्पस भी है, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करके हमारे सिर्फ पॉडकास्ट के लिए आते हैं और लोगों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ, स्पीकिंग श्री के दर्शकों के साथ ये सारी ट्रैवल करके तो शेयर करते हैं। अब मैंने बंद कर दिया। 8 तारीख से 18 तारीख तक यूएसए में था अर्श विद्या गुरुकुलम का जी। तो पहले तो जाता था मैं, इस बार मैंने कहा नहीं भैया, कौन 20 घंटे 24 घंटे की फ्लाइट पकड़ेगा, इतना खर्चा करेगा, है नहीं। क्योंकि आजकल वो भी बिजनेस क्लास 4 लाख के ऊपर है टिकट, 4 साढ़े 4 लाख का टिकट है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, कोई नहीं सर, स्पीकिंग श्री पे ही आप आया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि आपकी कुंडली में इन पंच महापुरुष योग में से कौन सा योग बन रहा है, लेकिन बताने से पहले जांच लीजिएगा सर के जितने रूल्स बताए हैं सर ने, कि कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कहीं इफेक्ट तो उसका खत्म नहीं हो रहा है। जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।